हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बटनेर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल के कोर्स में। आई रियली होप आप सभी बेहतर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, सेफ है, सुरक्षित है, घर पर हैं और अननेसेसरी गैदरिंग्स अवॉइड कर रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रख रहे हैं। बहुत सारी जगह पर शायद गाइडलाइंस अभी नहीं हैं, लेकिन काफ़ी सारी सिटीज़ में ऑलरेडी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो अपनी प्रोटेक्शन अभी से बहुत अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो प्रिपरेशन भी साथ साथ बहुत अच्छे से करते रहें। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल जो लैंड फॉर्म्स का हमारा टॉपिक है, उसको एंड करने वाले हैं। थोड़ा सा लंबा चल गया ये, लेकिन एक एक लैंड फॉर्म को हमने डिटेल से कर लिया है। तो प्रीलिम्स में चाहे मेंस में जनरली क्या होता है कि शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको क्या है कि शॉर्ट नोट्स में दे देंगे कि कोई भी लैंड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेवी। ठीक है, अब मतलब मेजर क्वेश्चन तो बड़ा होगा, बट इनिशियली दे कैन आस्क यू अबाउट लेवी एंड देन रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक। तो वहां पर आपको लेवी पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप बाकी का जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। तो इस तरह से कनेक्टिविटी में ये क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। और अगर इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली मेंस में एज अ शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, जहां पर कि चेंजेस हो वो आते हैं रिलेटेड टू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं और आज एंड भी करते हैं हमारे लैंड फॉर्म्स को। और आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे नए साथियों के लिए। आई एम एजुकेटर दिव्या कवात्रा, मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अप्रॉक्सीमेटली 5 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर PSIR एंड जियोग्राफी। आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भारती आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ अन अकेडमी। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से जो लैंड फॉर्म्स हैं वो कैरी आउट होंगी और क्या क्या नई लैंड फॉर्म्स हम देखने वाले हैं। और उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम दिया गया था, ये चैनल को सब्सक्राइब करने का, प्रेप टुडे इसको सब्सक्राइब करना है, जो कि फिलहाल SSC एग्जाम्स के लिए काम कर रहा है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा की वीडियोज जो हैं डेली बेसिस पर यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। इसके बाद GK भी शुरू होगा बहुत जल्दी, और GK पोर्शन भी जो है आपका वो भी बहुत जल्दी इसमें कवर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, ओके, तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने बाकी साथियों के साथ शेयर कर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। कर दोगे पक्का? श्योर? ओके, चलिए, तो हम बात कर रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है अभी तक, और लैंड फॉर्म्स की बात की हमने। बहुत सारी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो देखी हमने, और ये बहुत सारी जो लैंड फॉर्म्स हमने देखी उसमें कल की बात करें अगर हम, तो हमने लास्ट जो सेगमेंट पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी थी, जैसे कि वेव क्लिफ, वेव प्लेटफॉर्म, बे केप, आर्क, स्टंप, जियो ब्लो होल्स, यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर कल हमने पढ़ा था बीच, बहुत खूबसूरत बीच। अब कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये चेयर्स की शक्ल इधर होनी चाहिए थी, हम भी देख लेते कौन बैठा है। बीच के नज़ारे तो अलग ही हैं। चलो, बाज स्पिट्ज़ कनेक्टिंग बाज, ये हमने देखा था। बाज है, स्पिट्स हैं और कनेक्ट करने वाले बाज है। टाइड आइलैंड है, इसको हमने टॉम्बोलो बोला था। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, मेन लैंड मास को आइलैंड से कनेक्ट कर रहा है, टॉम्बोलो। राइट 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 राइट। फिर हमने समुद्री तट की बात की, हमारी कोस्ट लाइन की बात की। कोस्ट लाइन में हमने 2 तरह की कोस्ट लाइन देखी। भाई कोस्ट लाइन क्या है, सामान्य सी बात है, समुद्र है, उसका जो तट है, उसका जो कॉर्नर है वो क्या है, समुद्री तट है। अब ये समुद्री तट 2 प्रकार का हो सकता है, निमज्जित और उन्मज्जित। कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, कोस्ट ऑफ इमर्जेंस, दोनों देखे हमने। सबमर्जेंस में हमने ये देखा कि भाई लैंड नीचे होगी, पानी ऊपर होगा, और इमर्जेंस में हमने देखा लैंड ऊपर होगी, पानी नीचे होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों में एक्शंस कैसे चलेंगे। जब लैंड नीचे है, पानी ऊपर जा रहा है, तो वो यहाँ अपर्दन करेगा। जब फ्लो होगा पानी का लैंड के ऊपर, तो वो क्या करेगा, अपर्दन करेगा। और अगर क्या हो रहा है, लैंड ऊपर है, पानी नीचे है, तो पानी लैंड से टकराएगा। जब टकराता है तो कटाव करता है। ठीक है, तो यहां भी क्या करेगा, अपर्दन करेगा, कटाव करेगा। यहां पर
सपाट कर देगा सब कुछ। ठीक है, नीचे यहाँ प्रेशर डलता रहेगा, कटाव होता रहेगा। ठीक है, ये कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस और इमर्जेंस हमने देखी थी। सबमर्जेंस की जो लैंड फॉर्म्स थी वो हमने देखी, रिया तट, ठीक है, फ्योर्ड तट, डाल्मेशियन कोस्ट, इसमें ये ऊपर पहाड़ आधा अंदर आधा बाहर है, एस्चुराइन कोस्ट है ना, जिसमें बाढ़ आ जाती है नदी में। फिर हमने देखा कोस्ट लाइन ऑफ इमर्जेंस, उन्मज्जित तट। उन्मज्जित तट में हमने देखा हैफा तट या निमग्न निम्न भूमि तट, ये है हमारा हैफा तट। ठीक है, फिर हम आ गए थे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की तरफ। ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि हिमनद के अलग अलग प्रकार हैं। जो हिमनद की हम बात कर रहे हैं, ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे वैली ग्लेशियर है, घाटी के रूप में हिमनद है, पर्वतपदीय हिमनद है, इस प्रकार से अलग अलग टाइप से। जैसे ये क्या है, घाटी रूपीय हिमनद है ना, इन द यू शेप्ड वैली। ये जब डाउनफॉल लेते हैं तो ये हिमनद कैसा बन रहा है, घाटी में आ रहा है। ये हिमनद नदी की तरह चलता है, इसके भी सहायक हिमनद होते हैं जैसे सहायक नदियां होती हैं। और ये क्या था, पीडमॉन्ट, जहां पर दो जो हिमनद हैं वो आकर एक ही जगह पर मिल जा रहे हैं। राइट, ओके, चलिए। तो नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल हिमनद जो है कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही हिमाच्छादित हो जाए। बिकॉज क्या होता है कि जब ग्रीष्मकाल आना था और जब बर्फ का पिघलना था तब वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ग्रीष्मकाल इतना स्ट्रांग नहीं आया कि इसको पिघाल सके पूरा। ठीक है, जो विंटर्स थी वो ओवर एक्सटेंड हो गई और जो समर्स थी वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा जो पीस है ये स्नो के अंदर ही रह जाता है। जैसे सारा कॉन्टिनेंट स्नो से भरा रहता है, हिमाच्छादित रहता है, इसलिए इसको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा था हिम रेखा का, यानी कि स्नो लाइन का। स्नो लाइन क्या है भाई, यहाँ तक आपकी सिविलाइजेशन है जहां तक लोग आ सकते हैं। फिर ऊपर थोड़े बहुत फॉरेस्ट स्ट्रक्चर्स है, उसके ऊपर स्नो लाइन है, यानी कि इसके ऊपर क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठंडा रीजन जहां लोग नहीं जाते हैं। अब जाने वाले तो खैर कहीं भी चले जाते हैं। डिटर्मिनेशन आजकल लोगों का बहुत हाइप पर है ना। बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए, फिर हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि भाई हिमयुग क्या है ना, सनस्पॉट्स की बात की थी बीच में, छोटा सा एक ऐसे ही टॉपिक था। फिर हिमनद के कार्य देखे कि लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे बनते हैं, प्रोसेस क्या क्या होते हैं। प्रोसेस में हमारे पास अपघर्षण था यानी कि एब्रेशन था, फिर उत्पाटन था यानी कि प्लकिंग, और फिर हमने देखा था जमना और पिघलना। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद हम आए स्थलाकृतियों पर। अपर्दनात्मक स्थलाकृति, ध्यान देना हमने कौन सी करी थी, अपर्दनात्मक। निक्षेपात्मक हमें आज करनी है ना। अपर्दनात्मक देखी थी हमने, जिसमें सबसे पहला था रॉश मिटाने। सबसे पहला क्या था हमारे पास, रॉश मिटाने। चट्टानी टीला था, स्टॉस साइड, लेस साइड एक्सेट्रा बन रहे थे इसमें, है ना। सर्क और हिमगुहर, है ना। सर्क भी देखा हमने। सर्क क्या था, इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जहां पर इंटरनली एक खड्डा सा बन जाता है। जब इसमें बर्फ जम जाती है, ये बर्फ पिघल जाती है, तो यहाँ पर एक झील बन जाती है, और इस झील को हमने क्या नाम दिया था, टान। क्या नाम दिया था इस झील को, टान। और जब दो सर्क के बीच में एक उठा हुआ क्षेत्र ऐसा होता है तो इसकी जो चोटी है उसको हम क्या कहते हैं, एरिट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरे के पूरे ग्लेशियर की चोटी हो। ये क्या हो सकता है, एक पार्ट भी हो सकता है, छोटा सा एक पार्ट भी हो सकता है। और यहाँ से ये बड़ा ग्लेशियर इस तरह से पूरा है। और ये बड़े ग्लेशियर की जो ऊपर की चोटी है, जहाँ पर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन रही होती है, उसको हम कहते हैं पिरामिड पीक या हॉर्न। इसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड पीक या फिर हॉर्न। फिर हमने देखा बर्गश्रेंड। बर्गश्रेंड क्या था, जब कोई एक टॉप क्षेत्र, ग्लेशियर का टॉप क्षेत्र, जब बर्फ पिघल जाती है और इतना इतना एरिया आपको कोर दिखने लगता है, बर्फ के बिना दिखने लगता है, उसको हम बर्गश्रेंड कहते हैं। फिर हमने यू आकार की घाटी देखी। यू आकार की घाटी बहुत ही सिंपल है ना, बेसिक वी वैली, यू वैली जैसा हम देख रहे थे अभी तक, वही चीज थी। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था बड़ा ही खूबसूरत सा, हैंगिंग वैली का। हैंगिंग वैली में क्या बन रहा था, जल प्रपात,
ट्रंकेटेड स्पर्स देखे, किनारों में अपर्दन किया हुआ लटकती घाटियों के तल में घिस जाता है, जब वो घिस जाता है तो ट्रंकेटेड स्पर्स बन जाते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा पैटर्नोस्टर झील। पैटर्नोस्टर झील कुछ नहीं था, टान जो हमने देखा था उन टान्स की एक सीरीज है। बहुत सारे टान्स जब एक साथ बन जाते हैं तो उस सीरीज को हम क्या कह देते हैं, पैटर्नोस्टर झील। चलिए, ये स्ट्रक्चर्स थी जो हमने फाइनली देखी थी। एक बार के लिए आप इमेज को देख लें, टर्म्स पढ़ लें, स्ट्रक्चर्स देख लें, रिवीजन आपका प्रॉपर हो जाएगा इस इमेज के साथ। और फिर हम चलेंगे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों पर, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पर। ठीक है, देख लो 2 मिनट के लिए, इसको आराम से देख लो, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, वो सब चेक कर लो और फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चल, तो अब आज बात करते हैं हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की। निक्षेपात्मक है मतलब कि डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल है तो मतलब क्या हो रहा है, कहीं से परिवहित होकर कुछ अवसाद आ रहा है जो इकट्ठा हो रहा है और एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। सिंपल। अब हिमनद जो है, जो जितना अपर्दन करता है, जितना परिवहन करता है चट्टानी टुकड़ों, कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी, जो भी पदार्थ है, उन सब के निक्षेपण से हिमनदकृत पर्वतवदीय भागों में बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं? सबसे पहला हिम जलोढ़ निक्षेप, आउटवॉश डिपॉजिट्स। ठीक है, हिम जलोढ़ निक्षेप या फिर आउटवॉश डिपॉजिट्स। ये क्या है? हिमनद के तल पर, किनारे पर या छोर पर बर्फ के पिघलने से क्या होता है? सरिताएं बनती हैं, नदियां बनती हैं। ठीक है, पानी बन रहा है। अब कुछ मात्रा में क्या होता है, चट्टानी मलबा इस पानी जो पिघलकर पानी जा रहा है उसके बिना सरिता में प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाता है। अभी तक जल की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बिना ही प्रवाहित होकर निक्षेपित हो जाता है। जब ये निक्षेप होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? हिम जलोढ़ कहते हैं। क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये जो हमारा हिमनद था वो पिघला, अभी तक सरिता या जल चलना चालू नहीं हुआ है, पानी बहना चालू नहीं हुआ है अभी, लेकिन जो अवसाद था ना वो अपने आप ही क्या है, धीरे धीरे खिसकना चालू कर देता है, प्रवाहित होना चालू कर देता है। ठीक है, पानी नहीं है अभी, लेकिन वो जलोढ़ ही चालू हो जाता है बहना, क्योंकि वो पिघल कर सॉफ्ट हो जाता है सब। जब ये बहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? हिम जलोढ़। जब ये जहां जाकर इकट्ठा होगा वो निक्षेप बन जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे? हिम जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, अब हिम जलोढ़ निक्षेप क्या होता है? स्तरीकृत होता है। स्तरीकृत कैसे? कि सबसे बड़े वाले कण जो है वो पहले आते हैं और छोटे कण बाद में आते हैं। क्यों? जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल, तो उतना ज्यादा उसको पुल किया जाएगा। जब भारी चीज आ रही है तो वो फटाफट आएगी। महीन कण जो होते, छोटे कण जो होते हैं वो बाद में आते हैं। ठीक है, तो एकदम स्तर बना हुआ होता है, इनके लेवल बने हुए होते हैं, वर्ग बने हुए होते हैं, हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये क्या है? आउटवॉश डिपॉजिट्स। सेकेंड है हमारे पास एरेटिक्स। एरेटिक्स क्या है? इसकी इमेज दिखाऊंगी, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले एरेटिक्स समझ लीजिए। एरेटिक्स क्या है? जब काफी बड़े आकार के पत्थर, ठीक है, अपने जो ओरिजिन पॉइंट था उससे बहुत दूर जाकर कहीं डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट से बहुत दूर जाकर काफी बड़े आकार के पत्थर जो हैं जब वो निक्षेपित हो जाते हैं उसे हम कहते हैं क्या? एरेटिक्स। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना ही है। ठीक है, अब देखना यहां से लेकर ये जो पिरामिडियल पीक था हमारा, एरेट था, यहाँ पर हमारे पास कॉरीज बन रहे थे। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब ये पहाड़ों से निकलकर यहाँ पर हिमनद चल रहा है, ठीक है, ये तो बर्फ है, ऊपर थोड़ी सी पिघला हुआ जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से यहाँ से चलना चालू हो जाता है। जब ये चलकर यहाँ निकलता है तो ये क्या करता है? आउटवॉश। जितना भी सेडिमेंट होगा वो यहाँ से ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये सेडिमेंट निकलेगा तो ये क्या करेगा? प्लेन्स का निर्माण करेगा। इसी को हमने क्या कहा? आउटवॉश प्लेन कहा।
ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर समझेंगे। एक बार पहले आउटवॉश पर ध्यान दीजिए। जब बड़े पत्थर होते हैं तो उसको एरेटिक्स कह दिया जाता है, वो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हिमोड या मोरेन्स। अब मोरेन्स क्या है? हिमनद जो अपने साथ बहुत सारे आकार के छोटे बड़े जैसे भी कंकड़ पत्थर लेकर आती है, उसका परिवहन कर रही है। जब हिमनद पिघल जाती है तो अपने साथ जितना भी अवसाद या चट्टानी टुकड़े प्रवाहित कर रही थी वो उसको निक्षेपित कर देती है। पहले तो स्ट्रांग है ना, थिक है, सारी चीजों को अपने अंदर बांध कर ले आती है, लेकिन जब पिघल जाती है तो इनको बाइंड कर पाना इतना आसान नहीं रहता। ठीक है, इनको बाइंड करना इतना आसान नहीं रहता और इसलिए ये क्या है, इनको यहाँ पर निक्षेपित कर देती है जैसे ही पिघलती है। और ऐसे ही निक्षेपित होने वाले ढेर को क्या कहा जाता है? हिमोड कहते हैं। हाँ, बोल्डर क्ले, हिमोड टिल एक्सेट्रा जो पिघले हुए हिमनद द्वारा बनाई गई चीजें हैं। मोरेन्स हैं, अलग अलग नाम है, वो हम देखेंगे क्यों नाम अलग अलग हैं, बट एक बार आप समझिएगा कि ये मोरेन्स हैं, वे इनके साथ साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बाहर की ओर चल रहा है लेटरल, बीच में चल रहा है मीडियल, जो यहाँ डिपॉजिट होता है वो होता है टर्मिनल। ठीक है, टर्मिनल मोरेन क्या है? अंतिम भाग में होता है, जो हिमनद के अंतिम भाग में जब निक्षेप होता है लंबे कटक के रूप में, उसको टर्मिनल कहते हैं। लेटरल होता है हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर, यानी कि ये हिमनद चल रहा है, ये घाटी के यहाँ पर जो डिपॉजिट होगा। ठीक है, और मध्यस्थ कौन सा होता है? हिमनद घाटी के बीच के भाग में, जहां पर दो हिमोड आपस में मिलते हैं। ये दो हिमोड मिल रहे हैं, इसके बीच में ये हमारा मोरेन होगा। एक होता है ग्राउंड मोरेन, तलस्थ हिमोड। ठीक है, तो ये कैसे बनता है कि कुछ जो घाटी हिमनद होते हैं वो बहुत जल्दी पिघलने लगते हैं, तो जो जलोढ़ होता है वो वहीं का वहीं धंसकर, ठीक है, जहां होता है पिघलते ही वहीं हिमनद टिल बना लेता है अपना, अव्यवस्थित रूप से वहीं इकट्ठा हो जाता है, वहीं निक्षेपित हो जाता है, जिसे तलीय या तलस्थ हिमोड कहते हैं। तल पर है, ये मोरेन था, इसके नीचे हिमोड था, उसके नीचे ही इकट्ठा हो गया तल पर। ठीक है, नेक्स्ट है आउटवॉश प्लेन्स और कैटल्स। हिम जलोढ़ मैदान हमने देख लिया है, आउटवॉश प्लेन्स कैसे बने हुए हैं इमेज में हमने देखा। गिरिपदीय मैदान बनते हैं जो महाद्वीपीय हिमनद के द्वारा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहीं पर क्या होता है, मैदानों के बीच में कुछ जल कुंड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? अब ये प्लेन्स तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं पर बड़ा पत्थर आता हुआ क्या करेगा, एक खड्डा बना जाएगा, खड्डा बनाकर जाएगा, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होकर आएंगे तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा तो ये क्या है, प्लेन्स के बीच में, मैदानी भाग के बीच में एक बड़ा सा जल कुंड बन गया। अभी इसी कुंड को हम क्या कहते हैं, केटल। हिम जलोढ़ जो मैदान है उनके अंदर एक खड्डा बन गया, गर्त बन गया, भारी जो पत्थर थे उनकी वजह से या किसी भी एक्शन की वजह से, और उस गर्त में जब ग्लेशियल पानी भर जाता है तो वो क्या है, कुंड का रूप ले लेता है, और उसी कुंड को हम क्या कह रहे हैं, केटल कह रहे हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं केम। केम क्या है? हिमानी जलोढ़ निक्षेप में ढेर या टीले के रूप में निक्षेपित मलबा जो होता है, मतलब ऐसा, बस ऐसे इस शेप में अगर मलबा इकट्ठा हो गया है, अवसाद इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या कहलाएगा, केम कहलाएगा। सिंपल। ठीक है, ये हुआ केम। फिर बात करते हैं एस्कर्स की। एस्कर में क्या होता है, हिमानीकृत क्षेत्रों में बजरी, रेत, गुलाश एक्सेट्रा जो भी लंबे संकरे लहरदार कटक बना दिए जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं कटक्स को क्या कहा जाता है, एस्कर कहा जाता है। भाई इसमें क्या है, बजरी है, रेत है, कुछ भी है, वो एक डिवीजन बना देंगे, कटक मतलब ऐसे एक डिवीजन बन जाता है, और वो डिवीजन ही क्या कहलाता है, एस्कर कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये क्या है, डिवीजन बन गया। ठीक है, अब देखना क्या हो रहा है कि यहाँ से ग्लेशियल पार्ट से ये बाहर आ गया सारा अवसाद, ये हमारे प्लेन्स बन गए, बाहर प्लेन्स का मैदानी भाग का निर्माण हो गया। उस मैदानी भाग में छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, स्वरूप बने हुए हैं लेक के स्ट्रक्चर में, जिनको हमने क्या कहा, केटल्स। ठीक है, यहाँ भी केटल लेक है, यहाँ भी केटल लेक है, ऐसे बहुत सारे लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, ये रिट्रीटिंग ग्लेशियर है, पीछे का जो ग्लेशियर है, एंड मोरेन्स है। ठीक है, ये छोटे छोटे इस शेप में, टीले के शेप में आप देख रहे हो जमाव, ये क्या है,
केम या कांच, केम भी बोलते हैं इसको और कांच भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है, ग्राउंड मोरेन, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गई सारी चीजें, इसमें सब इकट्ठा हो गया है ना, एक साथ ही आपने फोटो देख ली सबकी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ड्रमलेंस की तरफ। अब ड्रमलेन क्या है, हिमनद मृत्तिका द्वारा अंडाकार कटकनुमा स्थलाकृति बनती है। यहाँ पर देखिएगा ड्रमलेन, ये तो ऐसी टीले जैसी थी, ये अंडाकार बनती है, तो अंडाकार वाली शेप वाली क्या कहलाएगी, ड्रमलेन कहलाएगी। टीले वाली शेप वाली क्या कहलाएगी, कान कहलाएगी, कांज या फिर केम कहलाएगी, ठीक है। 1 किलोमीटर तक लंबे होते हैं, 500 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समूह में मिलते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे 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 हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर भी समूह है, इनका भी समूह है, इनका भी समूह है, तो ग्रुप्स में मिलते हैं, सिंपल सी बात है एक, ठीक है। ड्रमलेन के लंबे भाग हिमनद के प्रवाह की दशा को बताते हैं, जहां से ये लंबा है वहां उस हिमनद की दशा हमें पता चल जाएगी, दिशा पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ड्रमलेन, ये देखो ये इस प्रकार से, ओके। ड्रमलेन समझ में आया सभी को, अच्छे से समझ में आया ड्रमलेन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हमने कंप्लीट कर दिया ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को, ठीक है। क्या कंप्लीट कर दिया, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां एरिड जोन पर आना है, ठीक है। किस पर आना है, एरिड जोन पर आना है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं वो किस प्रकार से बनती हैं। अब पवन की एक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं ना, अगर आप देखें कि हवा चलती है तो एक प्रेशर क्रिएट करती है, ऐसे बचपन में होता था ना, पता नहीं अब आप लोगों के बचपन में होता था या नहीं, हमारे बचपन में तो होता था कि हवा जब बहुत तेज चलने लगती थी तो हम क्या करते होते थे, पतंग उड़ाना एक अलग शौक है, मतलब वो रहता है, लेकिन जब बहुत तेज ठंडी हवाएं चला करती थी ना, तो शाम में हम क्या करते थे, एक बड़ा सा डोरी धागा लेकर उसमें एक पॉली बैग बांध देते थे, ठीक है। जैसे ऐसा पॉली बैग है ना, तो इसमें से यूं धागा लेके इसको ऐसे बांधा, ठीक है, और क्या किया, इस डोर को लेकर तेजी से भागने लगते थे। तो क्या होता था, ये पॉली बैग फूल जाता था, एकदम बड़ा हो जाता था और ऊपर उड़ने लगता था, ठीक है। तो ऐसे लगता था जैसे पतंग उड़ा रहे हैं, उसको ऐसे खींच खींच के ले लेकर भागा करते थे बहुत। तो ये क्या है, हवा का एक्शन है, उसका पॉली बैग का फूल जाना, ऊपर उड़ने की कोशिश करना, ये हवा का एक्शन है कि किस तरह से वो उसको मूवमेंट देती है। तो पवन भी क्या है, अनाच्छादन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। शुष्क, अर्धशुष्क, मरुस्थलीय क्षेत्र, ऐसी जगह पर सारा का सारा काम पवन को करना पड़ता है। बाकी के जो फैक्टर्स है यहाँ पर, जैसे ग्लेशियर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, रिवर्स का भी बहुत कम रहता है, क्योंकि जो हमारे डेजर्ट रीजन है वहां पर इतनी ज्यादा नदियां चलती नहीं है, चलती भी हैं तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं कि बहुत सारा इम्पैक्ट उनका देखा जा सके, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो पवन है वो ज्यादा काम करती है। तो अब जो क्षेत्र है उसमें कैसी कंडीशंस हैं, जो मिट्टी है वो एकदम ड्राई है ना, शुष्क है, बिल्कुल ड्राई है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम है और असंगठित होती है। क्यों, क्योंकि उनको बांधने वाला कोई कंटेंट नहीं है, एकदम बिखरे बिखरे कण होते हैं, जैसे रेत जैसा होता है ना, आप ऐसे उठाएंगे और यूं हाथ से फिसलता जाएगा। यही आप जलोढ़ मिट्टी उठा लो गंगा के किनारे की, हाथ धोते 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 आधा घंटा लग जाएगा, तब तक नहीं निकले वो। रेत उठाया तो ऐसे किया, हाथ झाड़ा, चल भाई साफ, है ना। ये क्या है, असंगठित होना। तो असंगठित होने के कारण अब देखो, कोई भी चीज अगर आपको पानी मिट्टी में जड़ लगानी है तो आप उसको पानी डालते हैं, मिट्टी को टाइट करते हैं ताकि जड़ निकले नहीं, पौधा हिले नहीं। अब इसमें तो उल्टा है, मतलब इतना ज्यादा ड्राई है कि कितना भी पानी डालो वो तो कम ही रहेगा। तो वनस्पति भी यहाँ पर विरल प्रकार की पाई जाती है जो कि इतना ज्यादा पानी ना ले, आसानी से मिट्टी या बालू के कणों के अंदर अपने आप को जोड़ ले और अपनी ग्रोथ भी कर ले, ठीक है। तो
मुख्यतः वनस्पति विहीन भी रह जाते हैं मरुस्थल। मरुस्थलीय चट्टानें जो होती हैं मरुस्थलीय चट्टानों पर असंगठित चट्टानें, अपरदन, परिवहन, ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन ये प्रक्रियाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है। एनीवेज, एओलियन जो लैंडफॉर्म्स हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं, उनको हम स्टडी करते हैं एरिड हवा द्वारा, जो पवन द्वारा जो चलाई जा रही है। ठीक है। चलो, तो अब मरुस्थल की जो अवस्थिति होती है, भूपटल का लगभग 1/3 भाग जो है मरुस्थल, अति शुष्क, शुष्क, अर्धशुष्क एटसेट्रा भागों में हमने इसको डिवाइड करके रखा है। मेजर अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो हमारे पास सहारा है, अरब है, कालाहारी, नामे, बाटाकामा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो मरुस्थलों में क्या होता है, मरुस्थलों की अवस्थिति का एक निश्चित पैटर्न पाया जाता है, एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, और सभी मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य ही मिलते हैं। फैक्ट है, 15 से 30 के बीच में ही आपको मोस्टली मरुस्थल का रीजन जो है वो मिलेगा। लोकेशन चेक करना इनकी एज अ होमवर्क दे रही हूँ आज के लिए। आपका होमवर्क क्या है, ये जितने डेजर्ट के यहाँ पर नाम लिखे हैं, आप इनकी लोकेशन चेक करना, कहाँ पर हैं, कॉन्टिनेंट कौन सा है, कंट्रीज कौन सी हैं, और साथ साथ ये देखना कि इनका लैटिट्यूडनल पोजीशन क्या है, क्या ये 15 से 30 डिग्री वाला रूल सेट होता है या नहीं होता। ठीक है। 15 से 30 यानी कि कौन सा जोन है, ट्रेड विंड्स चलती हैं यहाँ पर। ट्रेड विंड्स का जो जोन है वो क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है। सबसे ज्यादा रेगिस्तान जो है, मरुस्थल जो है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। क्यों हो रहा है ऐसा, यहाँ पर जो ये डेजर्टिक रीजन है, यहाँ ऐसी वेजिटेशन है, सबके कारण क्या है। भाई पहली बात तो पानी नहीं है, सीधी सी बात है, जल की कमी है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर शुष्कता होती है, ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है। कितनी ड्राइनेस होगी वो किस पर डिपेंड करेगा, वार्षिक वर्षा कितनी हो रही है। अब वर्षा तो भैया हमारे रीजन में राजस्थान के एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अरावली के एक तरफ तो चलो ठीक है, फिर भी थोड़ी हरियाली है, थोड़ी नदियां हैं, थोड़ी बारिश होती है। अरावली की दूसरी तरफ लीवर्ड साइड पर तो आप मतलब रूप ही बदल जाता है क्या ही चीज निकल कर आती है, और बहुत ही अजीब सा एक क्षेत्र होता है जहाँ पर रेगिस्तान है, मिट्टी है, गर्मी है, धूल है, डिफरेंट सा एक जोन है ना। तो अरावली दोनों ही रीजन्स का विभाजक के रूप में काम करती है ना। अब क्षेत्र जो है ठंडी महासागरीय धाराओं से प्रभावित रहते हैं, तो ठंडी जल धाराओं के कारण आर्द्रता में भी कमी होती है। अब ठंडी जल धाराएं आएंगी तो आर्द्रता तो नहीं लाएंगी, आर्द्रता नहीं लाएंगी तो क्षेत्र को मिलेगी नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं, संघनन होता है, बाधित हो जाता है। ठीक है। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इनके पश्चिम तट पर पाई जाने वाली जो दशाएं हैं वो ये हैं मुख्यतः। और महाद्वीपीयता भी शुष्क और अर्धशुष्क दशाओं के विकास के लिए कारण है। महाद्वीपीयता कैसी है, यानी कि लोकेशन कैसी है ना। पर्वतों से नीचे उतरती हुई हवाएं गर्म होती हैं, शुष्क हो जाने की से वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो अब क्या है कि मरुस्थलों का निर्माण होता है यहाँ पर अलग अलग अपरदनात्मक क्रियाओं से या पवनों की क्रियाओं से, जो भी एक्शंस हैं उनसे अलग अलग प्रकार के मरुस्थलों का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के मरुस्थलों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जो हम अलग सेगमेंट्स यहाँ पर देखते हैं, तो स्टडी करते हैं डिफरेंट डेजर्ट्स को। तो मरुस्थल की उत्पत्ति में सबसे पहला जो हमारे पास लैंडफॉर्म है, सबसे पहला जो हमारे पास स्थलाकृति है, उसकी अगर बात करें तो यह अर्क। ठीक है। अब अर्क क्या होता है, रेतीला या वास्तविक मरुस्थल, सैंडी या ट्रू डेजर्ट कहा जाता है इसको। ठीक है। जैसे कि सहारा डेजर्ट है, सऊदी अरब में अर्ग रेतीले मरुस्थल जो हैं वो प्रेजेंट हैं। बहुत 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 वास्ट एक्सपेंस पे फैले होते हैं, ये विशाल होते हैं। क्षैतिज रेत जो है यहाँ पर ये चलता है, बालू का स्तूप यहाँ पर पाए जाते हैं। बालू का स्तूप यानी कि सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, जो रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो बड़े रेजर्ट्स हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट है, बहुत वास्ट एक्सपेंस में जो फैले हुए हैं, और प्रॉपर जो डेजर्ट का एक टेक्सचर देते हैं ना, रेत ही रेत है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। दी टिपिकल डेजर्ट जिसको हम कहते हैं वो है अर्क।
ठीक है। अब अर्ग में क्या है, जैसे कि जो क्षैतिज, अगर अपन एक्सपांस कहें, क्षैतिज रेत की जो चादरें होती हैं, एक एक्सपेंशन होता है इस तरह से रिल्स के फॉर्म में जो फैला हुआ होता है, आपको एक चादर बिछी हुई लगती है जो रेत की, उसी को हम क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है पथरीला मरुस्थल। पथरीले मरुस्थल की या स्टोनी डेजर्ट की बात करें तो पथरीले मरुस्थल पर बजरी, रेत कण, चट्टानी टुकड़े एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब वो छोटे छोटे एलिमेंट्स क्या है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बाकी जगह से जहां पर सिर्फ रेत पाया जा रहा है। ठीक है। जैसे अफ्रीका, अल्जीरिया, वहां पर रेग, अफ्रीका और अल्जीरिया में रेग, और लीबिया और मिस्र में इसको सेरेर कहा जाता है। ऐसे जो डेजर्ट्स होते हैं, स्टोनी डेजर्ट है, पत्थरी वाले जो डेजर्ट होते हैं, इनको अफ्रीका के अल्जीरिया में इनको क्या कहते हैं, रेग। ठीक है। और लीबिया और मिस्र यानी कि इजिप्ट में क्या कहा जाता है, सेरेर कहा जाता है। ठीक है। तो यह पथरीला कुछ नहीं है, कंकर पत्थर है बीच में। थर्ड आता है हमारे पास उत्खात भूमि यानी कि बैडलैंड। ठीक है। थर्ड क्या है, उत्खात भूमि या बैडलैंड। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है कि भाई बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़, समान धरातल वाला, बिहड़ नालियां होती हैं, तीक्ष्ण कटक होते हैं, बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं। यानी कि बिल्कुल लैंड में क्या है, एक तो समतलता नहीं है, बिल्कुल समतल नहीं होती है, क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है। ठीक है। क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती है, अलग अलग नालियां मिलेंगी, यहाँ पर बिहड़ भूमि मिलेगी, इसको कहते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है। उपजाऊ नहीं होगी, बिल्कुल क्रैक्स आए हुए होंगे मिट्टी में। इस प्रकार का जो डेजर्ट है या भूमि है वो क्या है, बैडलैंड। या बैडलैंड आगे चलकर क्या है, अगर और ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसको अगर हम अटेंशन नहीं देते हैं तो ये डेजर्ट में बदल जाती है। ठीक है। इसका डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा होता है। बैडलैंड के बाद आता है हमारे पास डेजर्ट बन जाता है, अगर बैडलैंड टोपोग्राफी खराब हो जाए तो। ठीक है। अगर इसमें और ज़्यादा खराबी आ जाती है तो ये क्या बन जाता है, बैडलैंड की जगह डेजर्ट बन जाता है, जो कि और ज़्यादा खराब हो रहा है बिकॉज वो। ठीक है। और ज़्यादा जैसे जैसे खराब होगा तो वैसे वैसे क्या है, इसकी जो कंडीशन है वो डिग्रेड होती जाएगी, डिग्रेड होगी तो ये कण क्या है, मिट्टी में, रेत में बदल जाएंगे, और जब ये रेत में बदलेंगे तो डेजर्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। अब है हमादा या चट्टानी मरुस्थल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमादा या चट्टानी मरुस्थल। अब इन मरुस्थलों में क्या होता है, अनावृत चट्टानों के साथ रेत और धूल के विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं। भाई चट्टान भी है, रेत भी है, धूल भी है। ठीक है। सारी चीजों का एक एक्सपेंशन होता है। ठीक है। अब अनावृत जो चट्टानें हैं पूर्णतः समतल होती हैं, चमकदार होती हैं, और सहारा में इस प्रकार के मरुस्थलों को हमादा के रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, हमादा कहा जाता है। सहारा में, कहां पर, सहारा में जो इस प्रकार के मरुस्थल मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे बैडलैंड टोपोग्राफी है, तो ये क्या है, डेजर्ट से। ठीक है। इसको आप ध्यान से देखें, आपको जो डिफरेंस है वो नजर आएगा कि किस तरह का डिफरेंस इनमें क्रिएट होता है। ठीक है। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आप बहुत सारे डिफरेंसेस जो है इसमें देख सकते हैं। जैसे बैडलैंड है, रेगर है, हमार एक्सक्यूज मी, ये क्या है, अर्ग। चलो तो ध्यान से देखो डिफरेंसेस जो आपको नजर आ रहे हैं। ये माउंटेन है, माउंटेन के साथ साथ क्या है, डिजर्ट मिल रहा है। ध्यान से देखो, 2 मिनट के लिए एकदम एनालाइज करो कि क्या चीज है, क्या डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं इसमें। ओके, समझ में आ रहा है। स्टोनी है तो देखो छोटे छोटे पत्थर 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 लग रहे हैं आपको, है ना। अर्ग है तो मैंने आपसे कहा था टिपिकल डेजर्ट जो आपके दिमाग में आता है ये अर्ग है, एकदम सैंडी उसके साथ में। ये बैडलैंड है, ऊबड़ खाबड़, इधर उधर, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है अगर इसका कुछ भी करना हो तो। ठीक है। और ये हमादा यानी कि रॉकी डेजर्ट, बड़े बड़े रॉक्स हैं यहाँ पर, यहाँ छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, यहाँ थोड़े बड़े रॉक्स हैं। ठीक है। यहाँ क्या है, अच्छा माउंटेन वाला हमने पढ़ा नहीं है ना, पर्वतीय मरुस्थल है, माउंटेन डिजर्ट है पृथ्वी पर। मरुस्थल उच्च भूमि पर, पर्वत श्रेणियों के बीच में भी मरुस्थल पाए जाते हैं ना, पठारी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। सहारा का जो अहगर मरुस्थल है वो कुछ इस प्रकार का है। अब हम कहें कि सहारा तो एक जैसा है, अब सहारा बहुत वास्ट है,
ठीक है, सहारा तो एक ही डेजर्ट है ना, इसमें आप एगर भी पढ़ रहे हैं, हम इसमें अर्ग भी पढ़ रहे हैं, तो सारा कुछ कैसे हो रहा है? तो वो कुछ ऐसे होता है कि सहारा बहुत बड़ा एक्सपैंड है, बहुत बड़े एक्सपैंड में अब कहीं पर कैसा क्लाइमेट है, कहीं पर कैसा पानी है, कहीं पर कैसा रीजन है, उसके चलते सहारा भी पूरे थ्रू आउट द डेजर्ट सेम टेक्सचर में नहीं रहता। ठीक है, डेजर्ट है, पूरे एरिया में डेजर्ट है, लेकिन सेम टेक्सचर का हो ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग तरह के टेक्सचर्स में फैला हुआ है। तो ये क्या है? माउंटेन डेजर्ट है। क्या होता है ये? माउंटेन डेजर्ट होता है। ऑलराइट, तो ये हमने देखे डिफरेंसेस कि क्या क्या डिफरेंस है हमादा, स्टोनी, अर्ग, बैडलैंड और माउंटेन डेजर्ट्स में। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और मरुस्थल में पवन क्या क्या काम करती है, इन चट्टानों को, इन डेजर्ट्स को कैसे बदलती है, वो हमको देखना है। मरुस्थल में पवन के कार्य, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विंड एक्शन इन डेजर्ट्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है? शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जहां पर पवन ही अपर्दन का सबसे शक्तिशाली साधन होता है। ठीक है, हवा की वजह से बहुत ज्यादा अपर्दन यहाँ पर होता है, या वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा कम होगी तो क्या होगा? वर्षा कम होगी तो हमारी आर्द्रता कम हो जाएगी, वर्षा कम होने से आर्द्रता न्यून रहती है। साथ ही इन क्षेत्रों में वनस्पति के अभाव में मिट्टी के कण संगठित नहीं रह पाते, क्योंकि वनस्पति नहीं है तो मिट्टी बिखरी हुई रहती है, मिट्टी को बांध कर रखने के लिए ना तो आर्द्रता है ना वनस्पति है। तो पवन के लिए, हवा के लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि इसको इरोड किया जा सके। ठीक है, इसका अपर्दन किया जा सके, क्योंकि अगर मिट्टी ऐसे पड़ी, आप देखो कोई भी चीज है, मान लो एक कागज रखा है आपने और हवा आई, आराम से उसको उड़ा कर ले जाएगी। आप उस कागज के ऊपर पत्थर रख दो, क्या हवा हिला पाएगी? जब तक हवा इतनी तेज नहीं है कि वो पत्थर को भी हिला दे। तो क्या है? भार पड़ता है उस चीज का। अगर आर्द्रता होगी तो मिट्टी बंधी हुई रहेगी, बंधी हुई रहेगी तो इतनी जल्दी अपर्दन नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी उसको खोलकर तोड़ने में, है ना। मुट्ठी बंद है, पहले मुट्ठी खुलेगी तो उंगली टूटेगी, सही है। तो मिट्टी क्या है, इस तरह बंधी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर आर्द्रता और वेजिटेशन का बड़ा रोल रहता है, तभी मिट्टी बनती है। अदरवाइज रेत की तरह ढीली रहती है, ऐसे उठाया और यूं गिर दिया, है ना। तो हवा के लिए बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पर अपर्दन करना। तो अपर्दन कार्य मुख्यतः सन्निघर्षण से, अपवाहन से, अपघर्षण से, एक्सेट्रा चीजों से यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, एट्रिशन से कैसे होता है सबसे पहले देखते हैं। सन्निघर्षण सेम चीज है जो बाकी जगह पर हमने एब्रेशन, एट्रिशन देखा है, वही चीज है, बस यहाँ पर कारक अब हवा हो गई है। ठीक है, कारक बदलते जा रहे हैं, प्रोसेस वही है। जब पवन क्या करती है, चट्टानों के टुकड़े या मोटे कणों को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है, तो क्या है, रास्ते में आती है जो चट्टानें, उनसे भी टकराएगी, आपस में भी हवा टकराएगी, तो एक प्रकार का घर्षण हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से कणों का आकार बहुत ज्यादा छोटा और गोल होने लगता है। ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा बारीक कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, चट्टानी कणों के टूटने की प्रक्रिया को ही सन्निघर्षण या एट्रिशन हम कहते हैं। ठीक है, दूसरे पत्थरों से भी टकराना, आपस में भी टकराना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बारीक कणों में ये टूट जाती है। सेकंड क्या है, अपवाहन या डिफ्लेशन। तो अपवाहन या डिफ्लेशन की बात करें तो असंगठित कणों वाले जो शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी और बालू के बारीक कण हैं, उनको पवन अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अपवाहन कहते हैं। ठीक है, अब पवन को उठा, ये ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या चाहिए, एक ही दिशा में स्थायी प्रवाह चाहिए, एक ही दिशा में लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, तो वो आखिर क्या है, वहां से अपक्षय हो ही जाता है। ठीक है, अपक्षय होगा तो असंगठित मृदा जो है उसका अपवाहन हो जाएगा यहाँ से। तो इसी तरह क्या है, उथले गर्त बनते हैं, जिन्हें अपवाहन गर्त भी कहा जाता है। जब वो उड़ जाते हैं, उसकी वजह से गर्त क्रिएट हो जाता है, तो वो अपवाहन गर्त होता है। और अपवाहन प्रक्रिया से ही क्या होता है, चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं बनती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे या गुहिकाएं बन जाती हैं, जो कि तीव्र गति से चलने वाली हवा के साथ उड़ जाती हैं। हाँ, तो इन्हें क्या वातग्रत बोला जाता है।
इनकी वजह से जो गर्त क्रिएट होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? वात गर्त कहते हैं। यहाँ अपवाहन गर्त था, अब वात गर्त है। ठीक है, कुछ गहरे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ चौड़े होंगे, कुछ गुफाओं जैसे होंगे, अलग अलग शेप ले लेते हैं। तीसरा प्रोसेस आता है अपघर्षण या एब्रेशन या कोरोजन। इसमें क्या होता है कि हवा बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा स्पीड से, वेलोसिटी से चलती है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करती है, धूल कणों पे बहुत ज्यादा तीखा प्रभाव डालती है, तीव्र प्रभाव डालती है। तो अब जब देखो, एक तरफ शुष्क क्षेत्र है, एक तरफ अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जिसमें पवन के साथ पूरी भरपूर मात्रा में रेत और धलकण गति करते हैं। ठीक है, तो ये अपर्दनात्मक यंत्र के रूप में खुद ही कार्य करने लगते हैं। समझ रहे हो कि हवा के साथ साथ जो उन्होंने कण उठाए हैं वो आर्द्र तो है नहीं, ठीक है, जो स्टेबल हो जाए, ये खुद भी क्या करने लगते हैं, आगे जाकर टकरा टकरा कर और ज्यादा अपर्दन करने लगते हैं। तो एक तरह से अपर्दन के कारक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, रेत कणों से युक्त पवन ना केवल प्रतिरोधी होती है, कठोर चट्टानों को रगड़कर चिकना करके अपर्दित कर देती है, एकदम स्मूथ कर देती है उसको। ठीक है, और जो स्मूथ है उसको थोड़ा थोड़ा काटती भी जाती है। ये प्रहार तो दोनों तरफ होगा, है ना। ये क्या है, अपघर्षण या एब्रेजन या कोरोजन। तो ये हुए कारक जिसके थ्रू स्थलाकृतियां बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं कि स्थलाकृतियां क्या बनती हैं। अपर्दनात्मक स्थलाकृति की बात करें तो हमारे पास है वेंटिफैक्ट या ड्राई कांटर। ठीक है, वेंटिफैक्ट या ड्राई कैंटर जो सबसे पहली स्थलाकृति है हमारे पास। ये क्या होता है, जो मरुस्थल पे खड़ी हुई चट्टाने हैं या पथरीले मरुस्थल हैं, उनमें सतह पर खड़ा जो शिलाखंड होता है, बिल्कुल सतह पर जो खड़ा शिलाखंड होता है, उस पर हवा द्वारा बहुत सारी दिशा से प्रहार किया जाता है। ठीक है, जिससे उसे घिस घिस कर एकदम समतल कर दिया जाता है, एकदम चिकना कर दिया जाता है। अगर पवन उनकी दिशा से होकर चल रही है तो इन शिलखंडों की आकृति चतुष्फलक जैसी हो जाती है। एक फलक तो भूपृष्ठ पर होता है, शेष फलक बाहर की ओर होते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इसी प्रकार बाहर की ओर निकले तीन जो फलक हैं वो वाले टुकड़े ड्राई कांटर कहते हैं। ये जो बाहर की ओर निकले हुए तीन टुकड़े रहेंगे, इनको हम ड्राई कांटर कहेंगे। और जो ये अपर्दन हुआ है, ये क्या है, स्ट्रक्चर बनाई है जो वेंटिफैक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। टॉप तो वेंटिफैक्ट हो गया, ये जो नीचे की स्ट्रक्चर बन रही है ये वेंटिफैक्ट हो गया, जो अलग हो गया है। यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रही है ये इसके घिसने से बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रॉक पेडेस्टल या छत्रक शिला। रॉक पेडेस्टल में क्या होता है, मरुस्थली भागों में कठोर चट्टानों के रूप में जो बहुत ऊपरी आवरण होता है वो क्या रहता है, ऊपर तो कठोर है, नीचे कोमल चट्टान होती है। ठीक है, ऊपर ठोस या कठोर है, नीचे कोमल चट्टान है। चलिए, तो रॉक पेडेस्टल या छत्रक शिला जो है, रॉक पेडेस्टल में क्या होता है कि ऊपर तो कठोर चट्टान है, नीचे कोमल चट्टान है, लंबवत रूप में खड़ी है इसे। ठीक है, अब उस पर क्या होता है, पवन का अपघर्षण क्रिया किया जाता है और अनियमित आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जिस दिशा में हवा चलेगी उस प्रकार से ऐसे अपर्दन करती जाएगी। निचले भाग में ज्यादा अपर्दन करती है क्योंकि यहाँ पर कोमल चट्टान है, यहाँ कठोर है, ज्यादा कर नहीं पाती है, तो निचला भाग तो पतला हो जाता है, ऊपर वाला भाग ऐसा ही रह जाता है। तो ये कैसी शेप ले लेता है, एक मशरूम जैसी शेप ले लेता है। मशरूम जानते हैं ना आप, सब्जी जो होती है मशरूम, ऐसी शेप मशरूम जैसी ले लेता है। और इसी को क्या कहते हैं हम, रॉक पेडेस्टल या छत्रक शिला मशरूम रॉक कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये क्या है, मशरूम रॉक। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं यार्डांग। यार्दांग की बात करें तो जब कोमल और कठोर चट्टानों की परतें पवन प्रवाह की लंबवत दिशा में अवस्थित होती है, लंबवत दिशा में जब चल रही हैं तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें अधिक अपर्दित होती हैं, जाहिर सी बात है। तो जो कठोर चट्टानों के मध्य कोमल चट्टानों के अपर्दित हो जाने से कठोर चट्टानों के भाग खड़े रह जाते हैं और ये वाला धंस जाता है। कोमल वाला धंस जाएगा, कठोर वाला खड़ा रहेगा, तो नालीनुमा गड्ढे बन जाते हैं इसमें। इसी को क्या कहते हैं, यार्डांग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कठोर कोमल,
अब ये इसको तो क्या करेंगे, अपर्दन करके यहाँ तक ले आएंगे क्योंकि कोमल है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, नालीनुमा, इसी को क्या कहते हैं, यार्डांग कहते हैं। फिर हमारे पास आता है ज्यूजेन। ज्यूजेन क्या है, जब मरुस्थली भागों में कठोर और कोमल चट्टानों की परतें क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर हैं, ऐसे हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट, इस प्रकार चलती है जब ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अपक्षय और पवन द्वारा अपर्दन के कारण दवातनुमा आकृति का निर्माण होता है। कैसा, दवात जैसी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है, ठीक है। ऊपरी भाग कम चौड़ा, निचला भाग ज्यादा चौड़ा। दवात समझते हो, एक स्ट्रक्चर, जैसे अगर मैं आपको ये इमेज दिखाऊं, ये क्या हो रहा है, एक ऐसी सी स्ट्रक्चर बन रही है। कलम और दवात, कलम होती है वो फेदर वाला पेन, और वो जिस इंक बॉटल में डिप किया जाता है वो होती है दवात, ठीक है, कलम और दवात। तो ये जो दवात जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसा देख पा रहे हो, यही क्या है, जुगेन है, ठीक है। यही क्या है, जुजेन है, दवात नुमा स्ट्रक्चर जो इसकी बन जाती है, ऊपर से कम चौड़ा नीचे से ज्यादा चौड़ा, मटके जैसा, ठीक है। इसी की आकृति को क्या कहते हैं, जुजेन कहते हैं। 100 फीट तक की ऊंचाई होती है। रचना जो है यार्डंग के बिल्कुल उल्टी होती है। यार्डंग ऐसा है, ऊपर से चौड़ा है, नीचे से पतला है, जिसके बाद मशरूम रोक बनता है ना। तो ये उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, ये है यार्डंग और जुजेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेसा तथा बूटी। मेसा और बूटी क्या है, मेसा स्पेनिश वर्ड है। मेसा एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टेबल। अब टेबल कैसा होता है, एकदम फ्लैट समतल, टॉप उसका एकदम समतल रहता है। तो टेबल जैसी आकृति जिसपे सतह अत्यधिकार कठोर और किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। जो सरफेस है वो तो बहुत ज्यादा कठोर चट्टान का होगा और किनारे एकदम खड़े रहेंगे। हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अनाच्छादन क्रिया जारी रहने पर मेसा का आकार छोटा होकर चबूतरे नुमा पहाड़ी के समान हो जाता है। फ्लैट टॉप, एकदम फ्लैट टॉप जैसा हो जाता है, और जिसे बूटी कह देते हैं। मेसा ही बूटी है, बस बूटी में क्या हो रहा है, आकार छोटा हो गया है, चबूतरे नुमा स्ट्रक्चर एक बन गया है, ठीक है। ये है मेसा एंड बूटी। समझ में आया, थोड़ा सा क्लियर हुआ। चलो तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। ये बूटे और मेसा, एकदम ऐसी स्ट्रक्चर है, ये थोड़ी तीव्र ढाल वाली है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इंसेलबर्ग्स। इंसेलबर्ग क्या होता है, इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीपीय पर्वत। इंसेलबर्ग मतलब द्वीपीय पर्वत। यूज कहाँ करते हैं इस शब्द को हम, टीले या पठार चट्टानों से निर्मित जो पहाड़ियों के लिए किया जाता है। टीले या कठोर चट्टान से निर्मित जो पहाड़ियां होती हैं हम उनको इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। मरुस्थलीय भागों में अपक्षय और अपर्दन के कारण बहुत सारी कोमल चट्टानें तो आसानी से कट जाती हैं। कठोर चट्टानों के जो अवशेष होते हैं वो यत्र तत्र टीले के रूप में उभरते रहते हैं। तो अब इस कठोर चट्टानों के जो टीलेनुमा अवशेष हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। कठोर चट्टानों के टीलेनुमा अवशेष क्या है, इंसेलबर्ग, ठोस कठोर चट्टानों के टीलेनुमा अवशेष, ठीक है। इंसेलबर्ग सामान्य सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं, थोड़ा सा लेवल उठा होता है, इनके किनारे तिरछे ढाल वाले होते हैं। तो इसका जो निर्माण है वो ग्रेनाइट या नीस के अपर्दन और अपक्षय द्वारा होता है, ठीक है। ग्रेनाइट और नीस के अपर्दन और अपक्षय द्वारा किया जाता है। शुष्क क्षेत्रों में इंसेलबर्ग को बॉनहार्च कहते हैं। ड्राई एरियाज में हम इसको क्या कहते हैं, बॉनहार्च कहा जाता है। किसको, इंसेलबर्ग। ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है इंसेलबर्ग की। ये क्या है, इंसेलबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोन लेटस।
नेक्स्ट क्या है, स्टोन लेटिस। जब मरुस्थलीय भागों में बहुत तीव्र गति से चलने वाले पानी के मार्ग में ऐसी चट्टानें आ जाती हैं जो कि अलग अलग भाग पर कठोर हैं, कहीं पर कोमल है, कठोरता की मात्रा जो है वो उनकी थ्रू आउट दी चट्टान अलग अलग होती है। ठीक है, तो इससे रेत के जो कण होते हैं उसकी सहायता से अब घर्षण भी हो जाता है। यहाँ पर कोमल भाग तो अपर्दित कर दिए जाते हैं, आर पार हो जाती है पवन और प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह चट्टान जाली के समान दिखाई देने लगती है। भाई जहाँ ऐसा है, अब बीच में यहाँ हार्ड है, यहाँ सॉफ्ट है, हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, हार्ड है, फिर सॉफ्ट है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है इसकी। ठीक है, अब क्या होता है कि धूल के जो कण हैं, पवन के जो कण हैं, वो इसका अपर्दन करते हैं। अपर्दन करेंगे तो कोमल चट्टानों वाला एरिया तो हट जाएगा, यहाँ से हटेगा तो ये स्ट्रक्चर आर पार हो जाएगा। आर पार होगा तो मान लो ये यहाँ से हट गया, आर पार हो गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनने लगता है। कैसा, कुछ इस प्रकार का। ये तो मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है हालांकि, लेकिन जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये क्या है, स्टोन लेटिस। ये हुई अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। फिर बात करते हैं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां पर। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हैं। ठीक है, किस प्रकार से सिंपल है कि सबसे पहली चीज है रिपल मार्क्स। ठीक है, रिपल मार्क्स में क्या होता है, इस तरह से धारियां बन जाती हैं। ये जो धारियां आप देख रहे हैं ये क्या है, रिपल मार्क्स। हवा जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे ये धारियां उसी डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे ये जो धारियां हैं ये इस तरफ की डायरेक्शन हवा की बता रही है। चलिए, नेक्स्ट होता है बालू का स्तूप। सैंड ड्यून कुछ नहीं है, रेत का एकदम टीला है। ठीक है, अधिकांशतः अर्ग मरुस्थल में पाया जाता है जो कि, और बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, बरखान, सीफ, अनुदधरे एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है, डेजर्ट। अब इसी में देखिए बरखान, तो बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार जो शेप में बालू का स्तूप बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए माइंड में। ठीक है, चल, ये जो अर्धचंद्राकार आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, बरखान। क्या है ये, बरखान। चलो, नेक्स्ट आता है सीफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीफ। ये बरखान की तरह ही होते हैं सीफ। बालू का स्तूप में केवल एक ही भुजा होती है लेकिन इनकी। ठीक है, पवनों की दिशा में बदलाव के कारण ऐसा होता रहता है। तो ये 1 2 3 4 इस तरह से छोटे 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 बनते जाते हैं, ये है सीफ। फिर आता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो जब रेत की आपूर्ति कम हो जाती है और पवनों की दिशा स्थायी रहने लगती है तब ये कंडीशन आती है। कैसी, इस प्रकार की, हर तरफ से विंड एक ही दिशा में आ रही है और इसको क्या करती है, ऐसे उठा देती है। क्लियर 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 क्लियर। चलो, फिर आता है हमारे पास लोएस्ट। लोएस्ट क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में दूर पवन द्वारा उड़ाकर जितने भी महीन कण लाए जाते हैं वो बहुत वृहद निक्षेप लेते हैं, और जब वो बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड करते हैं तो हम उनको लोएस्ट कहते हैं। मिट्टी भी है, बारीक कण होते हैं मिट्टी के, परतें नहीं मिलती, लेकिन लोएस्ट बहुत ज्यादा पारगम्य होती है। ठीक है, लोएस्ट का निर्माण कब होता है, जब हवा के साथ मिली हुई धूल एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती है, एक साथ एक ही जगह पर बरस जाती है। काफी उपजाऊ मैदान होते हैं ये। चीन के लोएस्ट मैदान का निर्माण गोबी मरुस्थल से उड़ाकर हुआ। लोएस्ट मिट्टी का रंग पीला होता है। लोएस्ट मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, कुछ इस तरह की दिखती है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये क्या है, लोएस्ट। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जल के कार्य होते हैं उनसे भी बहुत सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। फ्लैश फ्लड है, बैडलैंड टोपोग्राफी है, पेडिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वादी देखा हमने, वादी क्या होता है, वादी क्या होता है, मरुस्थल में फ्लैश फ्लड के दौरान जल का प्रवहन इतना ज्यादा हो जाता है कि जो ऊपर ऊपर की लेयर होती है ना मिट्टी की, बाकी पदार्थों के साथ मिलकर बह जाती है। सिर्फ पदार्थ जाने थे, मिट्टी भी साथ में ही चली जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, विस्तृत चैनलों का निर्माण हो जाता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं,
वादी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वादियां हैं वर्ष के अधिकांश समय कैसी रहती हैं, शुष्क रहती हैं, यहाँ पर ज्यादा बारिश नहीं होती है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। फिर हम आते हैं बहादा पर, बहादा या बजादा। पलाया और जो पर्वतीय अग्रभाग होता है, इनके बीच में ढाल वाला जो मैदान होता है, जहां पर ये पलाया बना, ये उसका अग्रभाग है। बीच में जो ढलान का भाग है, इसको क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। हाँ, तो यह है क्या, निक्षेप जनित स्थलाकृति है, जिसका निर्माण अपर्दित पर्वतीय भाग के निचले ढाल पर मौसमी नदियों द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, बहादा या बजादा। फाइनली इसमें पलायास का नाम आया था, तो थोड़ा सा पलायास भी समझ लीजिए कि पलायास क्या होते हैं। तो मरुभूमियों में जो मैदान एक प्रमुख स्वरूप होता है, उसमें पर्वत, पहाड़ियां, बेसिन सब कुछ होता है। अपवाह तंत्र चल रहा है, बेसिन के बीच ही होते हैं, बेसिन के किनारे में भी लगे हुए होते हैं अवसाद। ठीक है, निक्षेप जिनका होता रहता है, जिस कारण एक समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में पानी भरने लगता है, और प्रकृति इनकी अल्पकालिक होती है, जैसे रिसाव, वाष्पीकरण एटसेट्रा एटसेट्रा की वजह से ये बहुत जल्दी वॉशअप हो जाता है। ये क्या है, पलायस। ये डायग्राम है जहां पर आप मेसा, बुटी, पेडिमेंट, एंसेलबर्ग, वादी, प्लेट्यू, अलूवियल फैन, सॉल्ट फैन, पलाया और ओएसिस, ये सारी चीजें देख सकते हैं। बरखान भी है। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो आपको पीडीएफ सारी मिल ही जाएंगी, लेकिन आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, सब चीजें इसमें बता दी गई हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो ये हुआ क्या, हमारा लैंडफॉर्म्स। यहाँ हम हमारे लैंडफॉर्म्स के टॉपिक को विराम दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें थोड़ा सा लिखते हुए चलेंगे, है ना। आप साथ साथ लिख लीजिएगा थोड़ा थोड़ा, ताकि कवर अप अच्छे से हो जाएगा आपका। ये हमारे आज की टोपोग्राफी, आज की लैंडफॉर्म्स, और हम लैंडफॉर्म्स का चैप्टर यहीं बंद कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, लैंडफॉर्म्स को और नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारी मुलाकात होगी। और जाते जाते आप सभी को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं मैं कि एक छोटा सा काम दिया था आप सभी को, प्रेप टुडे चैनल सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना है। राइट, चलिए, तो आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।